वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ पोल्स कैरी ट्रांसफार्मर। देखो जो ट्रांसफार्मर होता है उसको इनमें से कौन सा टाइप ऑफ पोल में हम कैरी करते हैं, सर्कुलर टाइप पोल में या फिर आई टाइप पोल में या फिर एच टाइप पोल में या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखो जो एच टाइप पोल होता है इसी पोल में हम ट्रांसफार्मर को कैरी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो एच पोल होता है कुछ ऐसा ही होता है, ये वाला फिगर देखो, दो पोल दो साइड में रहता है, बीच में एक रहता है, इसके ऊपर हमारा ट्रांसफार्मर रहता है, तो ये एच जैसा दिखता है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एच टाइप ऑफ पोल, और इसी में ट्रांसफार्मर रहता है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म आर मेड अप। देखो ट्रांसमिशन लाइन में जो क्रॉस आर्म होता है, ये वाला फिगर देखो, ये जो फिगर है इसमें ये होता है पोल होता है, उसके साइड में ये जो आता है इसको क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म कहते हैं, तो ये भी क्रॉस आर्म है। तो ये जो क्रॉस आर्म होता है ये हमारा कॉपर का होता है या फिर वुड का होता है या फिर आरसीसी का होता है या फिर स्टील का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो क्रॉस आर्म होता है वो हमारा स्टील का होता है, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा एक ट्रांसमिशन लाइन, इस लाइन में देखो ये पोल है, उसके साइड में जो ये आया है देखो ये वाला होता है हमारा क्रॉस आर्म, और ये स्टील का बना हुआ होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड लाइन्स जनरली यूज। देखो जो ओवरहेड लाइन होता है उसमें हम इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कंडक्टर का यूज करते हैं, कॉपर का कंडक्टर यूज करते हैं या फिर एल्युमिनियम का या फिर ACSR का या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो ओवरहेड लाइन होता है उसमें हम ऑप्शन नंबर 3 देखो ACSR टाइप कंडक्टर यूज करते हैं। ACSR मतलब एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, तो ये ACSR कंडक्टर को हम ओवरहेड लाइन में यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ACSR क्या होता है, देखो ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा ACSR कंडक्टर। इसके देखो सेंटर में जो कोर है ये हमारा स्टील का होता है, और इसके ऊपर में जो वायर है ये सब हमारा एल्युमिनियम का होता है, तो इसमें स्टील भी रहता है और एल्युमिनियम भी रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं एल्युमिनियम। ये एल्युमिनियम और ये एस फॉर स्टील होता है, तो एल्युमिनियम भी रहता है स्टील भी रहता है। ये वाला फिगर देखो, ये होता है ओवरहेड लाइन, इसमें जो कंडक्टर है ये जो वायर है ये सभी हमारा ACSR का होता है, मीन्स इसमें स्टील भी होता है और एल्युमिनियम भी होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, ACSR कंडक्टर यूज इन ओवरहेड लाइन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली। देखो इंडस्ट्री में जो लोड हम यूज करते हैं जिसको हम इंडस्ट्रियल लोड कहते हैं, वो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है या फिर लैगिंग होता है या फिर लीडिंग होता है या फिर जीरो होता है। तो इसका आंसर होगा इंडस्ट्रियल लोड जो होता है, जिस लोड को हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं उसका पावर फैक्टर नॉर्मली हमारा लैगिंग रहता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। हम सभी जानते हैं जो पावर फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा, और ये जो थीटा होता है ये वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल रहता है उसको थीटा कहते हैं। और ये जो इंडस्ट्रियल वाला लोड होता है उसमें हमेशा क्या रहता है, लैगिंग रहता है। तो लैगिंग क्या होता है, देखो जो पावर फैक्टर होता है नॉर्मली हमारा 3 टाइप का होता है, यूनिटी होता है, लैगिंग होता है, लीडिंग होता है। ये वाला फिगर देखो, ये होता है यूनिटी पावर फैक्टर, क्योंकि इसमें रेजिस्टिव लोड है। याद रखो जो रेजिस्टिव लोड होता है, रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर यूनिटी रहता है, और इंडक्टिव सर्किट में लैगिंग पावर फैक्टर रहता है, और कैपेसिटिव सर्किट में लीडिंग पावर फैक्टर रहता है। और जो इंडस्ट्रियल लोड होता है वो हमारा इंडक्टिव जैसा बिहेव करता है, तो इसलिए यह होता है हमारा लैगिंग पावर फैक्टर, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट। देखो जो स्टीम पावर प्लांट होता है जिसको हम थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं, तो इसमें ये 4 में से कौन सा पार्ट नहीं है, थर्मल पावर प्लांट का कौन सा पार्ट नहीं है। बॉयलर तो होता है हमारा थर्मल पावर प्लांट में, सुपर हीटर भी होता है, इकोनोमाइजर भी होता है, तो जो डिफ्यूजर होता है ये हमारा थर्मल या स्टीम पावर प्लांट में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 डिफ्यूजर होगा इसका करेक्ट आंसर। इस फिगर में देखो ये जो फिगर है ये हमारा एक स्टीम पावर प्लांट का फिगर है, इसमें बॉयलर देखो, बॉयलर होगा यहीं पे कहीं पे, ठीक से देखो बॉयलर, ये देखो सुपर हीटर है, सुपर हीटर ये है बॉयलर, ये बॉयलर, इकोनोमाइजर भी होगा, ये देखो ये इकोनोमाइजर है। लेकिन जो डिफ्यूजर होता है वो हमारा स्टीम पावर प्लांट में नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2 वाटमीटर मेथड व्हेन बोथ द वाटमीटर शो इक्वल मैग्नीट्यूड देन दैट इज द पावर फैक्टर एंगल ऑफ द लोड करंट इज कितना होगा। देखो जब हम 2 वाटमीटर मेथड में पावर को मापते हैं
तो उस कंडीशन में अगर दोनों वाट मीटर सेम वैल्यू इक्वल वैल्यू मेजर करता है तो उस कंडीशन में लोड करंट का एंगल पर मीटर का एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, 0 डिग्री रहेगा या फिर 45 डिग्री से कम रहेगा। तो इसका आंसर होगा, देखो इसका आंसर होगा जब 0 डिग्री रहता है तब क्या होता है ना, 2 वाट मीटर मेथड में दोनों वाट मीटर का मेजरमेंट जो होता है वो इक्वल बराबर होता है। तो देखो कैसे होता है, मान लो ये हमारा एक वाट मीटर है, ये और एक वाट मीटर है, ये W1 है, ये W2 है। पहले देखो हम 2 वाट मीटर मेथड कहाँ पर यूज करते हैं, 3 फेज में यूज करते हैं। देखो ये R फेज है, R फेज, ये Y फेज, ये B फेज, तो ये 3 फेज हो गया। इसमें हम 2 वाट मीटर का यूज करते हैं। देखो जो कब ये दोनों बराबर इक्वल मैग्नीट्यूड होगा ना, जब दोनों के एंगल जो लोड करंट का पावर फैक्टर एंगल होता है वो जब 0 डिग्री होगा तब ये हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड देता है। और एक बात याद रखो, क्वेश्चन में आता है जब हम 2 वाट मीटर मेथड को यूज करते हैं तो कौन सा फेज को कॉमन लेते हैं। देखो एक वाट मीटर ये R फेज में है, दूसरा Y फेज में है, लेकिन जो B फेज है देखो इसमें ये जो वाट मीटर, ठीक से देखो ये जो R फेज का जो वाट मीटर है वो भी हमारा B फेज के साथ कनेक्शन हुआ है, और जो Y फेज में जो वाट मीटर है वो भी हमारा B फेज के साथ कनेक्शन हुआ है। तो क्वेश्चन में आता है कौन सा फेज 2 वाट मीटर मेथड में कौन सा फेज कॉमन रहता है, तो इसका आंसर B फेज होता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो द एफिशिएंसी ऑफ ए वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर इज, देखो जो वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर होता है इसका एफिशिएंसी कितना रहता है, 99% रहता है या फिर 50% रहता है या फिर 80% रहता है या फिर 99.5% रहता है। तो इसका आंसर होगा जो वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर होता है इसका एफिशिएंसी 99.5% होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर क्या होता है, देखो पहले देखो प्रेसिपिटर क्या होता है। जो हमारा इंडस्ट्री होता है उसमें एक चिमनी रहता है जिसके थ्रू क्या हुआ, जो स्टीम होता है, पोल्यूटेड स्टीम धुआं जो होता है वो निकलता है। तो जो हमारा प्रेसिपिटर होता है इसका काम क्या होता है ना, जो चिमनी से जो धुआं आसमान को जाता है वो पोल्यूटेड होता है, इस पोल्यूटेड एयर को प्यूरिफाई करना, साफ करना, ये प्रेसिपिटर का काम रहता है। और जो हमारा वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप प्रेसिपिटर होता है उसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहता है, 99.5% रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यूजिंग मल्टीमीटर। देखो ये जो मल्टीमीटर है इसमें हम AC वोल्टेज को नहीं माप सकते हैं, या फिर हम DC वोल्टेज को, या फिर फेज एंगल को, या फिर रेजिस्टेंस, इनमें से किसको हम इस मल्टीमीटर के थ्रू नहीं माप सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जो फेज एंगल होता है वो इसको मेजर करने के लिए हम मल्टीमीटर को यूज नहीं करते हैं। बाकी AC वोल्टेज के लिए भी यूज करते हैं, DC वोल्टेज के लिए भी यूज करते हैं, और रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं, लेकिन फेज एंगल का यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पैरेलल RLC रेजोनेंट सर्किट, उसमें रेजिस्टेंस हाई इम्पीडेंस ज़्यादा रहता है या फिर रेजिस्टेंस कम रहता है या फिर इम्पीडेंस मिनिमम रहता है या फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो इसका आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा एग्जाम में आता है। जब पैरेलल RLC रेजोनेंट सर्किट होता है उसमें हमारा इम्पीडेंस का वैल्यू ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो पहले देखो रेजोनेंट सर्किट किसे कहेंगे, जिस सर्किट में रेजिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, अगर ये तीनों सीरीज में रहेंगे, देखो ये वाला तीनों सीरीज में है, और इस कंडीशन में इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, दोनों अगर बराबर होता है तो इस सर्किट को हम क्या कहेंगे, सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जिस RLC सीरीज सर्किट में XL मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। और जिस पैरेलल सर्किट में, ये वाला फिगर देखो, इसमें ये है R, ये है L और ये C, तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्शन तीनों पैरेलल में कनेक्शन है। अगर इस कंडीशन में ये जो इंडक्टर है इसका रिएक्टेंस XL और ये जो कैपेसिटर है इसका रिएक्टेंस XC दोनों बराबर होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो ये जो फिगर है देखो, ये फिगर हमारा पैरेलल का है और ये हमारा सीरीज का है। तो क्वेश्चन में है ये जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है इसमें इम्पीडेंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके साथ साथ ये टेबल भी आपको याद रखना होगा। देखो ये सीरीज के लिए है, ये पैरेलल के लिए है। अगर हम इम्पीडेंस देखेंगे तो हमारा सीरीज में कम रहता है और पैरेलल में ज़्यादा रहता है। अगर हम
करंट देखेंगे तो मैक्सिमम रहता है सीरीज में और पैरेलल में मिनिमम रहता है। अगर हम रेजिस्टेंस देखेंगे इम्पीडेंस तो देखो आर रहता है, ये L/CR होता है। यह टेबल आपको याद रखना होगा। और देखो अगर मैग्नीफाई देखेंगे तो ये वोल्टेज को मैग्नीफाई करता है कौन, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, और करंट को कौन मैग्नीफाई करता है ना, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। और पावर फैक्टर दोनों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा सीरीज में भी या फिर पैरेलल में भी दोनों में क्या होता है ना, यूनिटी होता है। ये आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें कोरोना लॉसेस होता है। तो कोरोना लॉस क्या होता है, उसमें हिसिंग जैसा साउंड आता है, ऐसा कुछ हिसिंग साउंड आता है, उसके साथ साथ इस देखो आग जैसा लगता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोरोना लॉस। तो ये कोरोना लॉस जो होता है इनमें से किसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो पहला पॉइंट स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, ये दो देखो ठीक से देखो, ये इधर एक कंडक्टर है, ये इधर एक कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो ये जो कोरोना लॉस है ये कम रहेगा, या फिर सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी जो वोल्टेज है इस वायर के थ्रू जो सप्लाई वोल्टेज आता है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये नहीं होगा। फेज न्यूट्रल वोल्टेज इसके साथ भी प्रोपोर्शनल है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्यों, देखो ये जो दोनों कंडक्टर के बीच में जितना डिस्टेंस है वो ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा तो कोरोना लॉसेस कम होता है, तो इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए पावर लॉस जो होता है वो स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर के साथ क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको हम नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।